प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने देखिए रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि इनके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का क्या कह रहा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 और 35 का संबंध है, एक जोड़ा है, इसी तरीके का मतलब ऐसे ही संबंध रखने वाला यहाँ पर हमें एक जोड़ा ढूंढ करके ऑप्शन से रख देना है। तो कौन सा वो ऑप्शन होगा, कैसे इसको ढूंढेंगे? तो नंबर एनालॉजी में ज़्यादातर देखिए इस तरीके से आप सोचते हैं, जैसे प्लस वाली ट्रिक लगाते हैं, माइनस वाली ट्रिक लगाते हैं, स्क्वायर वाली लगाते हैं, क्यूब वाली लगाते हैं, गुणा वाली लगाते हैं और भाग वाली। इन्हीं पे ही यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अब 5-35 में संबंध क्या, किस तरीके से 5 से 35 बना है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये गुणा लगेगा, स्क्वायर लगेगा, क्या होगा आपको सामने दिखता रहता है। जैसे मान लीजिए 5 से मैं कहूँ कि 7 का गुणा कर दीजिए 5 में, तो 35 बन जाएगा। तो हमें ऐसा ही अब देखिए जो आपने इस पे अप्लाई किया सेम यही लॉजिक लगा करके हमें इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है क्या किसी पहले टर्म में 7 का गुणा करने पर दूसरा टर्म आएगा। जैसे 11 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 55 नहीं आएगा, 7 में भी 7 का गुणा करते हैं 77 नहीं आएगा, 3 में भी 7 का गुणा करने पर 24 नहीं आएगा, नहीं 9 में 7 का गुणा करने पर 45 आएगा। जरूरी नहीं कि आपका जो है इस तरीके से आ जाए। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पहले ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से 35 आप और कैसे बना सकते हैं? 5 से 35 तो आप 7 से ही गुणा करके बनाएंगे, ऐसी बात नहीं किसी और से गुणा करने है। लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगी है वो देखिए। जैसे 5 एक प्राइम नंबर होता है, 5 के जस्ट बाद 7 दूसरा प्राइम नंबर आता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर जैसे 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इसको तो छोड़ दीजिए। अभाज्य संख्या आप समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है वो भी समझ लीजिए। जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से डाट डाट करके वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे वे सभी की सभी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर होती है। तो यहाँ पर वही प्राइम नंबर जो 5 था उसके जस्ट बाद वाला 7 से गुणा करके लाया गया है। अब 11 है, 11 के आगे वाला 12 होता है, 12 का 11 में गुणा करेंगे 55 आएगा नहीं, ये जोड़ा सही नहीं है। ऐसे ही 7 है, 7 के आगे दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे 7 के बाद आता है 11 अभाज्य संख्या, 7 के बाद 11, इन दोनों का गुणा करेंगे 77 आ जाएगा। यानी ये जोड़ा आपका जो है परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है तो 5 या 15 आएगा। सी वाला भी आपका सही नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कहाँ कहाँ आपका दिमाग दौड़ाना पड़ता है दोस्तों, देखिए ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कैसे? आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जब तक नहीं करेंगे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछता है, बहुत आसान होता है। ये थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्या कह रहा है, एक प्रश्न के 2 कथन दिए गए, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कथन में क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं में से एक की माप 7 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या कह रहा है कथन, त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर हमें किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो इसमें अगर आप किसी एक भुजा की माप भी आ जाएगी तब भी आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर इसका परिमाप भी 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि ये आपका कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से आप 21 यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी भुजा क्या है, x है, तो 3x हो जाएगी और ये बराबर आपके 21 दिया हुआ है। ये x बराबर क्या हो जाएगा? 7 तब भी आ जाएगा। यानी भुजा की माप इससे भी निकाल करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और भुजा यहाँ पे ऑलरेडी पहले कथन में दिया हुआ, वहाँ से भी आप क्षेत्र, यानी कि दोनों कथन से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक कथन से निकले, एक कथन से ना निकले या दोनों से ना निकले। तो अब ऑप्शन में देखेंगे किस टाइप के ऑप्शन दिए हुए। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ, कथन 1 पर्याप्त है परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दोनों कथन पर्याप्त है, यानी दोनों से हम मान निकाल सकते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये गलत हो गया। आगे का कथन 1 और कथन दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के मिलेंगे जिनको आप अपने माइंड से ही सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक व्रिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा? देखिए टीम, इसमें हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी और A to Z आपको नंबर याद होने चाहिए। जैसे टीम में नंबरिंग करेंगे तो 20 होता है T, E 5 होता है, A 1 होता है, M आपका 13 होता है। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आप इसके बदले बना क्या है, WHDP, टीम को लिखा गया WHDP और W है दोस्तों 23वें स्थान पर, H है 8वें पे, D आपका 4थे पे, P आपका 16 पे। अब यहाँ पर देखेंगे T की जगह W बना है तो कितना प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखिए T की जगह W बना है तो आप कहेंगे कि +3 प्लस हो रहा है। इसी तरीके से E 5 H 8 यहाँ पर भी +3, A1 D4 यहाँ पर भी +3,
M13 P16 यहाँ पर भी, यानी +3 वाली लॉजिक लगी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत अब है नहीं। यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे C आपका तीसरे स्थान पर होता है तो 3 प्लस करेंगे 6, छठे स्थान पर दोस्तों आपका क्या होता है, आप कहेंगे F होता है। उसके बाद O है 15, 3 जोड़ेंगे 18 पे R होता है। FR देखिए 2 ऑप्शन में दिख गया A और C में, तो ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा नज़र दौड़ाते रहिएगा। हो सकता है कि आपको पूरी मेहनत करने के बाद टाइम बचाना है दोस्तों, सेकंडों की टाइम जैसे बचे बचाइए। फिर I 9 पे 3 जोड़ेंगे 12 L होता है। फिर N आपका 14 पे 3 जोड़ेंगे 17 Q होता है। देखिए ऑप्शन A में Q तक आ गया है ऑप्शन, क्लियर हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर सीरीज़ का क्वेश्चन है और यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालने के लिए कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। सीरीज़ के क्वेश्चन में देखिए संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ें, अगर कभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ें इस तरीके का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर स्क्वायर क्यूब वाली ट्रिक ही अप्लाई कीजिएगा, उसके अलावा कोई ट्रिक अप्लाई मत कीजिएगा। जैसे 1 से 5 हुआ, थोड़ा सा स्लो मोशन में बढ़ा, मान लीजिए अगर आप +3 कर देते कि चलिए प्लस वाली ट्रिक है तो +3 कर देते। 5 से 32 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चलिए यहाँ तक भी आप प्लस वाली ट्रिक अगर अप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है आपका, आप कहेंगे 27 हो जाएगा प्लस। लेकिन उसके बाद देखिए 288 हो गया, तो यहाँ पर गुणे वाली ट्रिक भी ना लगा करके बल्कि स्क्वायर वाले फॉर्म में किसी तरीके से सोचना होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट मैं मुद्दे पर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, ऐसे बनाइए इसको, 1 पर 1 घात, यानी कि यही जो 1 है इसी बेस को ही इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया गया है और इसी 1 से हमने 1 बना लिया है जो कि पहला फर्स्ट टर्म लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए इसने क्या किया है कि 2 लिया है और 1 लिया है, 2 को इसी 2 का फिर पावर बना दिया, यानी 2 बेस रहेगा 2 पावर रहेगा, 1 बेस रहेगा 1 पावर रहेगा, यानी यहाँ से 1 स्टार्ट किया फिर यहाँ से 1 और 2 स्टार्ट किया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 2 सीरियल क्रम में लिखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर 1 का 1 पावर लिखा, फिर दूसरा फॉर्म प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, 1 पर 1 पावर 2 पर 2 पावर लिया, तो क्या हो गया 2 दूना के 4 1 5 हो गया। फिर तीसरा टर्म प्राप्त करने के लिए क्या किया, 1 पर 1 पावर किया, 2 पर 2 पावर किया और 3 पर 3 पावर। देखिए वही क्या है, बेस है, वही आपका पावर के रूप में भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 दूना के 4 3 3 9 27 27 और 4 2 31 1 32 आ गया। देखिए क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टर्म भी प्राप्त करने के लिए 1 पर 1 2 पर 2 3 पर 3 और 4 पर 4 प्राप्त किया। अब यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, 27 हो गया और 256 हो गया। 4 पर 4 पावर 256, ये आपका हो गया 288। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा इसी तरीके से 5वां जो टर्म होगा 5 तक जाएगा, यानी 1 पर 1 2 पर 2 3 पर 3 4 पर 4 और 5 पर 5। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने जोड़ा 288, तो इसको हमें जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेहनत बच गई आपकी। अब ये आप देखिए 5 पर 4 पावर तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि वो 625 होता है। अब बचा 1 पावर और इसका गुणा कर दीजिए 5 पावर अगर याद नहीं है तो। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 50 25 5 दूना के 10 10 2 12 5 31 3125। 3125 में अगर जोड़ते हैं तो आज 5 13, ये तो एक ही यूनिट डिजिट से ही निकल गया। यूनिट डिजिट जिसका 3 है वही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जहाँ जैसे दोस्तों आपकी टाइम बच जाए वहाँ पे उस तरीके से अप्लाई करके टाइम बचा लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा जोड़ने लगे, नहीं। जब आपने यहाँ पे 8 5 13 जोड़ा, 3 आ गया, यूनिट डिजिट आपका 3 जिसमें मिल गया उस पर टिक लगाइए, क्या ज़रूरत है। सेकंडों की कीमत है दोस्तों। अगर आपने 1 मिनट बचा लिया तो आप हज़ारों बच्चों से आगे चले जाएंगे रैंक में, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं। यहाँ पर 2 अक्षरों की कमी दिख रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था इसीलिए मैं लेकर, देखिए मैं चाहता रहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊँ जो बहुत कम आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को। उसकी वजह ये होती है कि देखिए जो बच्चे सभी क्वेश्चन करेंगे उसमें तो आपको सभी के बराबर नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आप वो करते हैं, जो बच्चे छोड़ देंगे अगर आप वो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपकी रैंक बनेगी और उससे आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपको भी पता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि A डबल B D ट्रिपल E H और फिर I दिया है। तो इसमें नंबरिंग कीजिए, क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए। जैसे A है ना, A यहाँ पर A पहले नंबर पर होता है। ठीक है, उसके बाद डबल B है तो 2 ठो 2 लिख दीजिए। फिर आपका D है, उसके बाद D चौथे पे आता है। फिर E है, क ठो E दिया हुआ है, 3 ठो E दिया हुआ है तो 3 ठो 5 लिख दीजिए उसका नंबर। फिर H 8वें नंबर पर आता है, 8 लिख दीजिए। फिर I देखिए 3 ठो दिया हुआ, I 3 ठो दिया हुआ है तो I 9वें स्थान पर आता है, 3 ठो 9 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 ठो गायब है, हमें पता नहीं है कि वहाँ पे क्या आएगा, कैसे लाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 से 2 बन गया, +1 हुआ। ठीक है, फिर 2 ही है, चलिए उसको छोड़िए। उसके बाद 4 बन गया, यहाँ पे +2 हो रहा है। 4 के बाद 5 बन रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर 5 के बाद इन तीनों पाँचों को छोड़ करके सोचिए, 8 8 में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर 8 के बाद 9 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे,
तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 तो 2 है, यहाँ पे 3 तो 5 है, यहाँ पे 3 तो 9 है, लेकिन आगे हो सकता है कि कुछ और 9 बढ़ जाए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझको लग रहा है जैसे 2 तो 2 था, फिर 3 तो 5 हुआ, फिर 4 तो 9 हर हाल में होना चाहिए। कैसे, वो भी तो मायने रखता है। यहाँ पर देखिए 1 है, इसमें हमने +1 किया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट जो 4 बना हुआ है, इसी 2 तो 2 में फिर 2 जोड़ दिया गया है, इसी 2 में उसके बाद ये 4 वाला नंबर डी लाया गया है। समझ आ रही बात, सब बात को समझिए। देखिए यहाँ पर ए के बाद बी आया, इसमें तो हमने +1 किया, लेकिन बी के बाद जैसे 2 तो हमने बी लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 4 आ गया। 3 आना चाहिए इस सीरियल क्रम में, अगर 1 2 3 चलते हैं तो 3 आना चाहिए, लेकिन 4 लिखा गया। वो 4 कैसे लिखा गया है, जैसे ये 2 था, 2 तो बी की जो संख्या थी वो 2 थी, ठीक है, और बी की जो पोजीशन थी वो भी 2 थी, इन दोनों को जोड़ा गया है तो 2 2 4 लिखा गया। उसके बाद 4 के बाद फिर क्या किया गया, 4 में 1 ही जोड़ा गया है, 4 में और ज़्यादा नहीं जोड़ा गया, 1 ही जोड़ा गया है, और 5 आ गया। अब 5 3 ठो लिखा गया है, 5 3 ठो लिखा गया है, तो जो पोजीशन 5 यानी ई की जो पोजीशन थी, ई की जो पोजीशन 5 थी और जो उसकी क्वांटिटी 3 ठो थी, उन जोड़ों को दोनों को जोड़ा गया तो 8 आ गया, जो कि नेक्स्ट पैटर्न बनाया गया। फिर 8 के बाद 1 जोड़ करके 3 ठो 9 बनाया गया, लेकिन यहाँ पर 4 9 होगा इस क्रम में, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो 2, 3 तो 5, यहाँ पे 4 ठो 9 होगा। अब यहाँ पर 4 ठो जब 9 हो गया तो ये आई की पोजीशन 9 है और 4 ठो 9 है, उस यानी कि पोजीशन और क्वांटिटी को जोड़ करके 13 बनाएंगे, 9 4 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 नंबर आएगा। अब यहाँ पर आई 1 ठो बच गया, जो कि हमें फिल करना था, दो अक्षर लाने थे, एक आई और 13वीं पोजीशन पर एक एम, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा करने वाली चीज़ थी, लेकिन दूर हो गई होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया। यानी 1 प्लस किया गया, फिर उसकी क्वांटिटी और उसके जो है क्या किया गया, उसकी पोजीशन को, उसकी क्वांटिटी और उसकी पोजीशन वाले नंबर को जोड़ा गया, फिर अगला, फिर ऐसे ही उसकी क्वांटिटी पोजीशन अगला, फिर उसकी क्वांटिटी ऐसे, एक में +1 और क्वांटिटी पोजीशन, एक में +1 एक क्वांटिटी, ऐसे ही करके लाया गया, और कुछ है नहीं इसमें। आई एम है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझाने में टाइम लगी, वरना कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों पजल का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा मिसिंग संख्या आएगी वही हमें ढूंढना है। पजल वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होती है मैं बता दूं, जो कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, कि इसको समझ में नहीं आता कि हम रो या कॉलम या किस रो से इसके ट्रिक को ढूंढें। कहीं कहीं इस क्वेश्चन में यही फंस जाता है मामला, क्योंकि हम एक ही क्रम से सोचते रहते हैं कि या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, कहीं कहीं बीच में भी ऐसे मार देता है, कहीं कहीं से। तो उस पर हमें ध्यान देना है, और वो भी प्रैक्टिस पे ही आपका काम बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद से कीजिए, ज़रूर नहीं कि यूट्यूब पर ही देखिए, खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ हल होने वाला नहीं है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो से सीखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जहाँ मिसिंग संख्या उधर माइंड आपका जाना चाहिए यहाँ पे। अब हमें देखना है जो बड़ी संख्या है वो किधर है, जिधर बड़ी संख्या उधर ही आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए। ऐसे जैसे 120 45 ऐसे ना, ऐसे ढूंढिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 120 को देखना है कि 1 और 11 से आखिर बना कैसे है, बस आपका काम बन जाएगा। तो 120 बहुत बड़ी संख्या, और जोड़ने और गुणा करने से 1 11 का कोई कुछ होने वाला है नहीं। तो हम करेंगे क्या इसमें कि हम जो है स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा। अब इन दोनों की हेल्प से कैसे 120 बनाएंगे, घटाने पर घटा देंगे 120 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली आपका 45 आ जाएगा। बस हो गया काम। अब कर लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 16 9 25, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है। यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए दिशा दूरी के क्वेश्चन में आपको दिशा दूरी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे दाईं साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है। अब घड़ी जो होगी आपकी इस तरीके से होगी। घड़ी कैसे होगी, ऐसे होगी। यहाँ पे आपका 12 बजेगा, यहाँ पे आपका 3 बजेगा, यहाँ पे आपका 6 बजेगा, यहाँ पे आपका 9 बजेगा। इस तरीके से काम करेगी। अब जब 4:30 बजेगा तो क्या उस कंडीशन होगी, आप कहेंगे कि 4 यहाँ पे, यानी घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। होगी कि नहीं होगी। 4:30 पर देखिए घड़ी की कुछ ये पोजीशन होगी, लेकिन ये कह क्या रहा है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, यानी कि जो ये मिनट वाली सुई है, ये वाली सुई जो आपकी 6 पे दिख रही है, इसको हमें पूरब दिशा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम पूरब दिशा में कन्वर्ट करने के लिए इस मैप को ही पूरब दिशा में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो पूरब दिशा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस वाले हिस्से को देखिए, ये पूरब वाली दिशा, ये जो पूरब दिशा है इसको हम क्या करेंगे 6 वाली पोजीशन पे यूं घुमा देंगे, यानी घड़ी की जो ये 6 वाली पोजीशन है यहाँ पे आ जाए पूरब दिशा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लॉक वाइज ही घुमाना है इसको 90 डिग्री। क्लॉक वाइज जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो पूरब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, जहाँ हमें लाना था यहीं पे हमें पूरब को हराल में लाना था, क्योंकि मिनट वाली सुई उस टाइम इस पोजीशन पे ही है, 6 पे दिख रही है तो उसी साइड में ही है, तो हमें पूरब वहीं पे लाना है। अब उत्तर क्या होगा, ये घूम करके पूरब वाली दिशा में आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा और दक्षिण यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है कि तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे वाली सुई जो है देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, 4 वाला जो 4.5 वाली पोजीशन है 4:30 पर यहाँ पर दिखेगी घंटे वाली सुई यहाँ पर, और ये जो दिशा होती है उत्तर पूरब के बीच की दिशा है तो ये उत्तर पूरब हो जाएगी। बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा रोटेशन की इसमें जरूरत थी और कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b का अर्थ a b की पुत्री है, a - b का अर्थ a b की पत्नी है, a × b का अर्थ a b का पुत्र है, तो p × q - s के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि p × q - s में पहले देखना किस टाइप का रिलेशन बन रहा है ऊपर के सेंटेंस से। जैसे p × q - s है, पहले इनको देखिए, पहले सेंटेंस को, पहले स्टेप को p × q लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि गुणा वाला कौन सा कथन है, यहाँ पर देखिए a × b है, a × b है ना, तो कह रहा है a × b का अर्थ क्या करे, a b का पुत्र है। इससे ये पता चल गया p जो है q का क्या है, p क्या है, q का पुत्र है। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला। ठीक है, अब हमें देखना है इस वाले सेंटेंस को q - s को। अब q - s का मतलब a - b वाला देखिए सेंटेंस कौन सा है, जैसे a - b का अर्थ कह रहा है a b की पत्नी है, यानी यहाँ से ये पता चल गया q जो है s की क्या है, पत्नी है। q क्या है, s की पत्नी है। अब यहाँ पर q है और s पति पत्नी हो गए, p क्या है, q का भी पुत्र हो गया और s का भी पुत्र हो गया। अब उस हिसाब से हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है कि q जो है p का पिता है। क्या q जो है p का पिता, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में मुझको तो q इसकी क्या दिख रही है, q जो है p की माता दिख रही है, पिता नहीं दिख रहा, क्योंकि s जो है ये आपका क्या होगा, पिता होगा, न कि q। तो ये पहला आपका तो गलत वैसे ही हो गया। आगे दूसरा कह रहा है b क्या है, p q की पुत्री है, p q की पुत्री नहीं है, पहले ही कह दिया पुत्र है, तो b भी गलत हो गया। आगे कह रहे s q की पत्नी है, s q की पत्नी है नहीं, q s की पत्नी है, न कि s q की पत्नी, ये भी गलत है। आगे कह रहे s p का पिता, बिल्कुल सही बात है, s क्या है, इस p का पिता है, ऑप्शन डी इज द राइट। इसी तरीके से इस टाइप के ब्लड रिलेशन के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एंड का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ माइनस, हैश का अर्थ भाग और प्रतिशत का अर्थ गुणा, तो निम्न का मान क्या होगा। तो इसमें रख दीजिए और कुछ करना थोड़ा नहीं, यहाँ पर 9 रखिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी का मान रखकर 9% की जगह हमें क्या रखना है, कह रहा है गुणा, गुणा रख दीजिए। 3 है, एंड का कह रहा है प्लस रख दीजिए। 22 है, डॉलर का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस, माइनस रख दीजिए। 52 है, एंड का अर्थ दोस्तों क्या कह रहा है, प्लस है, प्लस रख दीजिए। 85 है और उसके बाद हैश भाग है और 17। बोर्ड मास रूल से सॉल्व कर दिए। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट नहीं है तो पहले चिन्हों में भाग को निपटाइए। यहाँ से भाग देंगे 17 × 5 = 85, उसके बाद कह रहा है गुणा कीजिए। यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 9 × 3 = 27। देखिए 27 हो गया, 22 बचा है और 52 बचा है और यहाँ पे +5 आया भाग देने पर। अब जोड़ने घटाने वाला जो काम है कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और 22 और 5 = 54, 54 में से 52 घटेगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए जितने नाम होते हैं उतने सर्किल का यूज कर लेते हैं सर, कहीं कहीं जो है त्रिभुज का भी यूज होता है, चतुर्भुज का होता है, आयत का, तो वो मायने नहीं रखता। देखिए सब में एक ही ट्रिक, एक ही लॉजिक, एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त व्यंजनार्क चुनें। जैसे शिमला मिर्च दिया हुआ है, चटाई है, चूहा है। एक सर्किल ले लेते हैं शिमला मिर्च के लिए, एक चटाई के लिए, एक चूहा के लिए। अब हमें ये देखना है शिमला मिर्च और चटाई में क्या संबंध है, चटाई चूहे में क्या संबंध है, या शिमला मिर्च चूहे में, यानी तीनों में परस्पर रिलेशन देखना है, कम ज़्यादा जो भी है उस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। तो शिमला मिर्च, देखिए शिमला मिर्च आप जानते हैं कि सब्जी टाइप होता है, आप खाते हैं, बड़े बड़े से होते हैं। तो शिमला मिर्च सब्जी के रूप में रख लीजिए। चटाई, चटाई आप जानते हैं जिस पे बैठा जाता है। शिमला मिर्च और चटाई कोई रिलेशन है, कहीं से दूर दूर तक कोई रिलेशन इनमें नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो शिमला मिर्च और चटाई को तो हम अलग ही अलग बनाएंगे। बाकी बचा हुआ चूहा, देखिए चूहा का भी न चटाई से संबंध है न शिमला मिर्च से संबंध है, यानी तीनों के तीनों एकदम भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप तीनों को अलग बनाएंगे। अब इस तरीके से सीरियल क्रम में आप सोचेंगे कहीं तो ऑप्शन तो है नहीं, अब क्या करेंगे अलग अलग।
दोस्तों जरूरी नहीं कि ऐसे हो या ऐसे हो, अलग होना चाहिए। ऐसे लाइन से भी दिया रहेगा तब भी सही है, ऐसे 3 ठो इस तरीके से दिया तब भी सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। नए बच्चे सोचेंगे कि आपने ऐसे बताया और दिया हुआ है ऐसे, तो गलत। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, वही चीज़ है, बस उसको जगह बचाने के लिए इसने क्या किया, ऑप्शन में ऐसे बना दिया, कुछ और है नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म। देखिए यहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है मैं सोच रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इजी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया था, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला करा देता हूँ। इसमें क्या है, पहले कथन है, कथन से हम इसमें भी डायग्राम बनाएंगे। कथन में क्या कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है। मान लीजिए कि कह रहा है कोई शेर बाघ नहीं है, तो शेर और बाघ का कोई मिलन नहीं रखेंगे, शेर को अलग बनाएंगे और बाघ को अलग बनाएंगे। आगे कह रहा है कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, ये भी साथ साथ कह रहा है कि ये बाघ और तेंदुआ का भी कोई मिलन नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, तेंदुए को अलग बनाएंगे। अब इस चीज़ पे ध्यान देना है। देखिए कथन में ये तो कहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है, कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, लेकिन कथन में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है या सभी शेर तेंदुआ है। तो ये जो होती है यही कन्फ्यूज़न खड़ी कर देती है, ये जो चीज़ होती है यही कन्फ्यूज़न खड़ी कर देती है, और इसी में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं क्वेश्चन का आंसर। शेर और तेंदुए का कोई जिक्र कथन में नहीं है, इन दोनों का ना कोई इस तरीके का संबंध दिखाया कि इन दोनों में संबंध है या नहीं है। देखिए कोई शेर बाघ नहीं है, इन दोनों का है, कोई बाघ तेंदुआ इन दोनों का, लेकिन शेर और तेंदुआ का है नहीं है। तो उसी पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है, और उसी हिसाब से निष्कर्ष का आंसर देंगे। कैसे देंगे वो समझिए। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कोई शेर तेंदुआ नहीं है, कह रहा है कोई शेर तेंदुआ नहीं है। डायग्राम से तो लग रहा है बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कथन में कुछ कहीं नहीं रहा है कि शेर तेंदुआ में कोई संबंध है या नहीं है। तो फिर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे? देखिए जब तक 100% सही नहीं लगे कथन, तब तक हम जो है निष्कर्ष को सही साबित नहीं कर सकते। कथन और निष्कर्ष में जब तक 100% का मेल न रहे, अब कथन में कुछ कहीं नहीं रहा शेर तेंदुए के बारे में, तो कैसे आप निष्कर्ष को कह सकते हैं कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है, तो आप तुरंत सही का टिक लगा देंगे? नहीं है, यही कंफ्यूजन वाली चीज़ है दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ। तो इसमें आप भी कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि जब कथन में न कहा, हो सकता है कि कुछ शेर तेंदुआ हो, या हो सकता है कि सभी शेर तेंदुआ हो, ऐसी भी कंडीशन बन सकती है। जब ऐसी सोच आपकी बने तो इस टाइप के को निष्कर्ष को गलत काट देना। आगे कह रहे हैं सभी तेंदुआ शेर है, तो इसको भी गलत काट देना है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम से तो लग रहा है कोई शेर तेंदुआ नहीं है, और कथन निष्कर्ष में कह रहे हैं सभी तेंदुआ शेर है। ये भी कह रहा है कि कोई शेर तेंदुआ नहीं है, और ये भी कह रहा है कि सभी तेंदुआ शेर है। तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कथन में शेर तेंदुआ का कोई एक दूसरे से मिलन या नहीं मिलन दिया ही नहीं है। तो इस तरीके का जब भी हो तो आपको ऐसे ही क्या करना है, कलम चलाना है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो सीटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे। क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति राम, टॉम, बॉब, जॉय, सैम और हॉब एक वृत्ताकार मेज के परितप के मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए वृत्ताकार मेज है, ठीक है। कितने बंदे हैं? 6 बंदे हैं, और 6 के 6 किधर हैं? किधर हैं दोस्तों? केंद्र की तरफ मुख करके इस तरीके से बैठे हुए हैं। केंद्र की तरफ जब भी मुख रहे तो दायां बायां जब भी आपको चूज़ करना रहे तो आप हमेशा नीचे वाले हिस्से से बंदे से चूज़ करेंगे, और अपने दाईं तरफ से। नीचे यहाँ है दाएं, देखिए मैं पैरेट कलर का बना रहा हूँ, बिंदी वो उसका दायां है। अब एक छोड़ एक सबके इस तरीके से बिंदी डाल देंगे, वो उनका दायां हो जाएगा, जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और उस हिसाब से सेट करेंगे। दाएं बायां की बेस्ट ट्रिक है ये दोस्तों। आगे कह रहा है कि राम जो है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। राम को एक जगह कहीं पर भी बैठा दीजिए, कहीं पर आप फ्री हैं। राम को मैं राम से आर को यहाँ पे बैठा देता हूँ। राम कह रहा है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सैम के बाईं ओर। अब सैम जो है किधर होगा? सैम तो इसका बायां और इधर होगा। जैसे मान लीजिए तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी सैम को जब हम यहाँ पर रखेंगे तभी क्या होगा, 1 2 तीसरे स्थान पर इसके राम आएगा बाईं ओर। बायां किधर है सैम का? इधर है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, 1 2 तीसरे स्थान पर इसको ले जा करके रखा है। तो क्या हुआ, राम जो है सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर इसे राम से पहले हमें सैम ही को रखना चाहिए था, ताकि और आसान क्वेश्चन लगता है, ये सेंटेंस और इजी हो जाता, ठीक है। ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर पहले सैम को रख दिए होते इसको दोस्तों सैम को, तो उस हिसाब से बाएं से तीसरे स्थान पर राम को इधर ही रखते, वो तो पोजीशन वही रहती, उसमें चेंज नहीं होती, लेकिन सैम को बेटर रहता। यहाँ से मुझको यही समझ में आ रहा है, आपको भी यही लगा होगा, लेकिन ये तो पोजीशन हमारी सही सेट हो गई है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब जॉय को कह रहा है कि टॉम टॉम के बाईं ओर। अब टॉम को अगर हम यहाँ पर लें दोस्तों, सपोज कीजिए टी से टॉम,
तो इसके बाईं ओर तीसरा स्थान 1 2 3 बाईं ओर तीसरा स्थान यहाँ होगा, यानी जॉय यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हो सकता है टॉम यहाँ पर हो, टॉम यहाँ पर होगा तो जॉय यहाँ पर होगा। अब हो सकता है कि टॉम इधर हो, तब क्या करेंगे? तो ये सारी बहुत सारी पोजीशन बनेगी। अभी इस पोजीशन में एक ही को सेट करके ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अभी कौन सा सही है फाइनल हो जाएगा। तो इस पहली वाली पोजीशन तो कहीं पर भी फिक्स करते हैं, लेकिन दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाती है, तो उसको हम वहीं सेट किए रहेंगे। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, इधर उधर काट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया? बॉब रॉम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है। अब बॉब को कह रहा है कि रॉम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, यानी जॉय यहाँ पर है, रॉम यहाँ पर है। तो इसके बीच में जब तक हम बॉब को नहीं रखेंगे तब तक राम और जॉय के बगल में कैसे आएगा? तो इसीलिए इसको बीच में रख देंगे बॉब को, राम और जॉय के, ताकि इसके बगल में आ जाए, ठीक है। ये भी सेंटेंस हो गया। आगे कह रहा है कि हॉब जो है सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है। अब हॉब को कह रहा है सैम और टॉम, सैम और टॉम, यहाँ पर सैम है, यहाँ पर टॉम है, इन दोनों के क्या कर रहे हैं? जॉय के बॉब राम और जॉय क्या हॉब सैम और टॉम के ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर हॉब क्या होगा? इन दोनों के बीच में बैठा होगा, तभी ना दम बगल में आएगा दोनों के। तो इस तरीके से पोजीशन सेट हो गई है। आगे क्या कह रहा है? यदि राम बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्या कह रहा है? यदि राम बॉब के बाईं ओर, देखिए तो राम क्या बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में है? बिल्कुल सही है, यानी हमने जो सेट किया एकदम सेट हो गया, हमें इनकी पोजीशन बदलनी नहीं पड़ी, बल्कि जो के त्यों सब सेट हो गए। तो क्या कह रहा है? तो राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? राम यहाँ है, राम के किधर कह रहा है? राम के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब इधर जिधर बिंदी है, तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? एस फॉर सैम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मोहन सोहन से लंबा है, रमेश मोहन से छोटा, यानी लेस देन ग्रेटर देन, इस चिन्ह का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए और उस हिसाब से सेट करते जाइए। पहला सेंटेंस कह रहा है कि यदि मोहन सोहन से लंबा है, क्या कह रहा है? मोहन को एम रख लीजिए। कह रहा है कि सोहन से लंबा है, यानी मोहन इज ग्रेटर देन सोहन। आगे कह रहा है रमेश मोहन से छोटा है, ये भी कह रहा है कि जो रमेश है वो भी क्या है? इस मोहन से क्या छोटा है, यानी कि मोहन इस कंडीशन में भी, यानी किससे? सोहन और रमेश दोनों से मोहन क्या हो गया? लंबा हो गया, ठीक है। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। कह रहा और संगीता तुलिका से लंबी है। क्या कह रहा है? कि संगीता जो है वो तुलिका से, टी एस एन से संगीता मान लेते, टी से तुलिका, इससे कह रही लंबी, यानी ग्रेटर देन तुलिका, लेकिन सोहन से छोटी है। लेकिन इस सोहन से क्या है? ये संगीता छोटी है, तो सोहन इज ग्रेटर देन संगीता कर देंगे। देखिए ये चार तो एक लाइन में आ गए, लेकिन ये जो है उस लाइन में कौन? रमेश नहीं आ पाया। अब रमेश की असल पोजीशन क्या थी कि इसको हम सेट ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में कह नहीं रहा है कि रमेश इससे छोटा है या इससे बड़ा है या क्या, सिर्फ एक ही चीज़ कह दिया कि रमेश जो है मोहन से छोटा है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे सेट कर दिया। कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप से ना पूछे कि आपको दिक्कत हो, वैसे पूछेगा भी नहीं। आगे कह रहा है कि लेकिन सोहन से छोटी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा यही तो हो गया, क्योंकि इससे भी है और बाकी इन सबसे ही है, ऑलरेडी दिख रहा है। तो मोहन सबसे लंबा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन घड़ी का क्वेश्चन है, देखते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। कह रहा है समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट सुई के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 4:20। देखिए घड़ी की सुई में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कैसे कोण बनता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे जानते होंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4:20 होगा तो क्या होगा कंडीशन? मान लीजिए कि ये 4 है और ये आपका क्या होगा? ये आपका मान लीजिए कि 4:20 का मतलब ये घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर, यानी कि ये छोटा सा कोण बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। इस तरीके से होगी दोनों घड़ियों के बीच के जो कोण होगा। तो थीटा बराबर, एक सिंपल सा सूत्र होता है। इसके अलावा भी तरीके होते हैं जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका, पिछली नहीं बहुत पहले की वीडियो में बनाया, लेकिन ये जो सूत्र वाला होता है ना, ये बहुत आसान होता है, इसी से ही सोल्व कर लीजिएगा। क्या होता है? 60H अंतर होता है 11M बटे में 2, बस इसमें मान रख देना है। तो 4:20 जो दिया हुआ है 4:20, इसी में ही ये H है, घंटा है, ये आपका मिनट है, बस मान रख देना उठा करके। तो H की जगह आपका 4 है, तो 60 का 4 में गुणा कर दीजिए, 6 को 24, 240 हो जाएगा और अंतर हो जाएगा। और 20M की जगह तो 11 दूना के 22, 220 हो जाएगा बटे में 2। यहाँ पर अंतर का मतलब होता है छोटे में से बड़े को घटाना, घटा लीजिए। 240 में से 220 को घटाएंगे 20 बटे में 2 बराबर 10 डिग्री। मैंने क्या कहा? इस सूत्र से निकालेंगे ना तो टाइम नहीं लगेगी, सेकेंडों का काम है। नेक्स्ट अगला काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखिए इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक जाने रहेंगे, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ट्रिक जान लीजिए, आपका आंसर अभी सेकेंडों में आएगा। बिना पेन और पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से 3x3 के शेप में है, तो हम नंबरिंग करेंगे। इसमें पूछे कि वर्ग की संख्या कितनी है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 3 3 आ रहा है, तो अब करेंगे क्या?
एक तो तरीका ये है, अगर बराबर वाला है तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, जिसे सबसे हाईएस्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, और मान रखिए 3 तरीके 9, 2 दूना के 4, 1 एक करने, एक सबको जोड़ लीजिए, 9 4 13 14, 14 वर्ग इसमें होगा। अब इसमें देख लेते हैं, वही 1 2 3 4 इधर से 4 है, 1 2 3 4 इधर से 4 है, तो मैक्सिमम 4 नंबर है, 4 का स्क्वायर, उससे छोटा 3 का स्क्वायर, उससे छोटा 2 का स्क्वायर, उससे छोटा 1 का स्क्वायर। अब रख दीजिए, 4 चौको 16, 3 तरीके 9, 2 दूना के 4, 1 एक करने, तो यहाँ पर 16 9 25, 5 30 हो जाएगा। क्या ये आंसर होगा? नहीं, इसमें बीच में भी कुछ दिख रहा है, तो इसका आंसर अगर प्लेन रहेगा था तो 30 हो जाता, लेकिन बीच में जो चीज़ है वो कंफ्यूजन खड़ी कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें भी दोस्तों यही ट्रिक लगा दीजिए, या तो फिर एक ट्रिक ये होती है कि अगर आपका वर्ग है और उसमें प्लस बना हुआ है तो डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें 5 वर्ग होता है, या इस ट्रिक से भी सोल्व करते हैं, जैसे 1 2 दोनों तरफ से 2 2 है तो मैक्सिमम 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो 5, तब भी 5 वर्ग आ रहा है, और इस प्लस वाले रूल से भी 5 आ रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी ट्रिकें होती हैं क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने की, लेकिन ये बेस्ट ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ये है। अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, यानी इसमें वर्ग की संख्या पूछ रहा था, 35 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ज़्यादा रहता तो 30 पे आंसर हो जाता, लेकिन बीच में ये डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो उसका भी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला, यहाँ पर जल प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब कैसे वर्क करता है? देखिए, जब भी आपका इस तरीके से जल है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये लंबवत ऊपर से नीचे ऐसे आपकी रोटेट कर जाएगी, ऐसे ए बन जाएगा, बस इसी पे काम करता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं चेंज नहीं होगा, जो कि आपका जेड से शुरू हुआ उसको काट दीजिए, क्योंकि वो दर्पण में काम करता है, जल में नहीं, ठीक है, दाएं से बाएं वाला दर्पण में, और इसमें क्या होता है ऊपर से नीचे काम करता है। तो अब हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, जैसे 9 है, 9 क्या होगा, पलट जाएगा, तो बिल्कुल पहले वाला सही है, यहाँ पर भी सही है, 2 भी पलटेगा, ऐसे ही होगा, 3 भी, 8 भी, 7 भी, 6 भी, ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, पलटने के बाद ऊपर से नीचे जो पलट रहे हैं उनका जो प्रतिबिंब बनेगा जल वाला, वो इस टाइप का बनेगा, न कि आगे, क्योंकि इसमें देखिए जेड सीधा दिया हुआ है, गलत यही हो गया, इसमें तो जेड से स्टार्ट हो गया, गलत हो गया, इसमें ए सीधा दिया हुआ, ये भी गलत हो गया, इसमें ए भी सीधा दिया हुआ था, तो ये वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, अच्छा तरीका है, ऑप्शन से तुरंत निकल जाएगा। नेक्स्ट डाइस का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर्किल, यहाँ पर सर्किल बना, कह रहा है नीचे दिए घन के घुमाए गए 2 स्थितियों का दर्शन, यानी एक ही घन है, इसकी 2 स्थितियां दी गई है। कह रहा आकृति सर्किल के ऊपरी फलक पर होने पर निचले फलक पर कौन सी आकृति होगी? देखिए, सर्किल यहाँ पर है, सर्किल यहाँ पर है। एक तो तरीका मान लीजिए कि ये होता है कि जो मतलब हो, जिसके विपरीत पूछे वो कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर वो कॉमन है तब तो रूल दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सर्किल के विपरीत पूछ रहा था तो 2 सर्किल दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, तो अगर इसके अलावा कुछ और कॉमन होता तो हम क्लॉकवाइज वाला रूल लगा देते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक तरीका है, ऑप्शन से इसको हम चेक करेंगे। कैसे? देखिए, सर्किल है, इसके बगल में स्टार है, तो स्टार तो इसके अपोजिट होगा नहीं, सर्किल है, इसके बगल में ईटा टाइप है, ईटा होगा नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ, ये इसके विपरीत, जो इसके बगल में होगा उसके विपरीत होगा नहीं ना, होगा, बस उसी हिसाब से चेक कीजिए। अब यहाँ पे सर्किल है, इसके बगल में त्रिभुज दिया, वो त्रिभुज इसके विपरीत होगा नहीं, ऑप्शन से गलत। यहाँ पर पंचभुज दिया हुआ है, पंचभुज इसके जब बगल में दिया हुआ है विपरीत होगा नहीं, ये भी गलत, तो सिर्फ आपका क्या बचा, ये आपका चतुर्भुज बचा, जो कि आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें फेल हो जाती है, सारी ट्रिकें फेल हो जाती हैं, वहाँ आप ऑप्शन के सहारे से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग तो लगाना ही लगाना है। कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर एस से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर एन यू से, तो एन कह रहा है कि यू से जितनी दूरी पर स्थित है उतनी ही दूरी वर्णमाला में एच से कौन सा अक्षर स्थित है। तो पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, एन 14 पे होता है, यू 21 पे, इन दोनों के बीच का अंतर 7 है। अब एच 18 होता है, अब हमें 18 और वो नंबर निकालना है जिनके बीच का अंतर क्या हो, 7 हो। तो 8 में क्या करें, 8 में सिर्फ आप 7 जोड़ दीजिए, आएगा कितना, 15, 15वीं पोजीशन पे ओ, यानी एच और ओ के बीच में 7 का अंतर होगा, एन और यू के बीच में 7 का अंतर है। आंसर आ चुका है, काम खत्म। ये तो बिना पेन और पेपर का सिर्फ देख करके सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस ट्रिक से, यही ट्रिक अप्लाई करनी है आपको जो मैंने बताया, तुरंत उसकी नंबरिंग कीजिए, उस हिसाब से सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। कह रहा आर के नारायण का संबंध जैसे उपन्यास से है, आर के लक्ष्मण का संबंध किससे। यहाँ पर जिसकी जीके अच्छी होगी वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, वरना बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, आर के नारायण, देखिए आर के नारायण उपन्यास से रिलेटेड है, यानी कि उपन्यास लिखने का काम आर के नारायण का था। अब वही चीज़ हमें देखना है कि जो आर के लक्ष्मण नाम के बंदे हैं, यानी जो भी शख्सियत है, वो किस चीज़
का काम करती थी, किस चीज़ पे करती थी। जैसे कला से रिलेटेड है, पर मशहूर है नहीं, कॉमिक्स से नहीं, विज्ञापन से नहीं, ये कार्टून जो है बनाते थे। क्या थे? कार्टून। आर के नचमर जो थे कार्टून वगैरह बनाते थे, तो ये कार्टून से रिलेटेड है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ा सा क्या, आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीके जीएस हर चीज़ मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के ना एग्जाम बीट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरणों में से जो तीर का कार्य अपरिवर्तित रहता है चौथे समीकरण में उस पर, यानी कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है कि जैसे 9 का तीर दिखा करके 3 का संबंध 32 से है, पहला फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 में 6 और 7 का संबंध 47 से दिखा दिया है। 13 और 3 का संबंध तीसरे फिगर में 44 बना दिया है। तो ऐसे ही चौथे फिगर में 12 और 3 की एरो द्वारा जो ये रिलेशन दिखाया वो क्या बनेगा। तो हम पहले देखेंगे 9 3 से 32 आप कैसे बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि 9 3 27, इनका गुणा कर दीजिए। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ, 27 आ जाएगा। 27 में कितना जोड़ेंगे, 32 आएगा। आप कहेंगे 9 3 27, 5 32। चलिए इसी ट्रिक से चलते हैं हम, गुणा वाली। यानी हमने किया 9 गुणे 3 किया प्लस 5 किया, तो 9 3 27, 5 32 हो गया। अब यही काम यहाँ पर भी करते हैं, 6 गुणे 7 प्लस 5 कर देते हैं, 7 6 42, 5 47। ये तो काम कर गई, मैंने तो वैसे ही अप्लाई किया था, लेकिन ये ट्रिक काम कर गई। अब ऐसे ही 13 तिहाई, यानी कि 13 गुणे 13 3 39, 5 44। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे शानदार धमाकेदार। ठीक है सर, अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।